देखो, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 22 जो है उसमें जो है डिटेंशन से रिलेटेड जो है बातें है कि जैसे पुलिस किसी को पकड़ता है, पकड़ने के बाद कितना देर तक रख सकता है, उससे जुड़ी हुई चीज़ें इसमें है। और उसी बातों को हम लोग डिटेल से इसमें जानेंगे, जो कि हमारे संविधान के आर्टिकल किसमें है, 22 में, 22 में। 22 में। जैसा कि आर्टिकल 21 में बताए थे, क्या क्या बताए थे आर्टिकल 21 में, याद है? पर्सनल लिबर्टी के, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से जुड़ी चीज़ों पर हम लोग चर्चा किए थे। ठीक है, आज हम लोग जो बातें करेंगे वो बातें होगी आर्टिकल 22 पर। उसको हम लोग डिटेल से समझेंगे, तोड़ तोड़ करके उन सभी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखो आर्टिकल 22 क्या है। विक्रम, हाँ, कैमरा ऑन कर लो भाई, इसको बढ़िया समझो। ठीक है, देखो एक चीज़ दिमाग में बैठा लो, थ्योरेटिकल पॉलिटिकल साइंस और प्रैक्टिकल पॉलिटिकल साइंस में कुछ डिफरेंस रहता है। तो जो थ्योरी सिखाते हैं, कभी कभी इसका ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं करने ना, इससे परेशानियाँ भी बढ़ती है। ठीक है, इसलिए कि जैसे कि मान लो कि कोई लॉ बनता है और उसका जो एग्जीक्यूशंस होता है वह एज इट इज़ आइडियल कंडीशंस में नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि कहा गया है कि लॉ को एग्जीक्यूट करने वाले पर भी डिपेंड करता है कि लॉ कैसा है और उसका इफेक्टिवनेस कैसा है। तो आज हम लोग जो बातें करेंगे वो करेंगे आर्टिकल 22 पर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो प्रोवाइड करता है, ये इम्पोर्टेंस प्रोटेक्शंस देता है खासकर अरेस्ट के लिए, डिटेंशन के लिए, और राइट ऑफ एन इंडिविजुअल इन केस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। कहता है कि आर्टिकल 22 जो है वह जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है महत्वपूर्ण आर्टिकल में से एक आर्टिकल्स है, जो कि कोई व्यक्ति को अरेस्ट करते हो, पूछताछ के लिए डिटेंशन पर रखते हो, ठीक है, उसके जो है एंड राइट ऑफ एन इंडिविजुअल, और व्यक्ति का जो निजी जो राइट्स है, कब, जब वह क्या हो, प्रिवेंटिव डिटेंशन पर हो, तो क्या क्या होगा, उस चीज़ों पर इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। और यह जो है फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, इसलिए इट इज पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। और पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट्स की चीज़ें हैं, बट हैज सम स्पेशल एक्सेप्शंस, इसमें कुछ खास जो है अपवाद भी है, उन बातों पर भी हम लोग देखेंगे। अब टेक्स्ट ऑफ आर्टिकल 22 का जो की प्रोविजंस है, जो मेन कुंजी वाले जो प्रावधान है, प्रोविजंस मतलब प्रावधान, तुम खाओ बेटा, ठीक है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। खाना खाने टाइम पर खा लेते हैं, टाइम पर बेटा खाना खा लेते हैं, अच्छी आदत नहीं बेटा। ठीक है, अब आर्टिकल 22 कैन बी डिवाइडेड इन 2 ब्रॉड कैटेगरीज। आर्टिकल 22 जो है उसको 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला जो कैटेगरीज है वह राइट ऑफ इंडिविजुअल इन ऑर्डिनरी अरेस्टेड्स, और दूसरा है प्रिवेंटिव डिटेंशन प्रोविजंस। दूसरा जो है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन प्रोविजंस है, जैसे कि देखते होंगे पोटा कानून हो गया, या जो जहाँ पर ज़्यादा अनस्टेबल एरिया जो है एडमिनिस्ट्रेटिव दृष्टिकोण से, वहाँ के लिए जो सरकार जो प्रोविजंस करती है, खासकर लॉ एंड ऑर्डर को नियंत्रित करने के लिए जो लॉ बनाती है, या वहाँ पर जो लॉ को एग्जीक्यूट करने का जो तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट रहता है जो कॉमन जगह है उससे। तो इसलिए 2 बातें इसमें कहा गया है कि राइट ऑफ इंडिविजुअल इन ऑर्डिनरी अरेस्ट और प्रिवेंटिव डिटेंशन प्रोविजंस, 2 चीज़ें हैं। दोनों चीज़ को जो है ब्रॉडली हम लोग इसमें देखेंगे। पहला जो चीज़ें था वो राइट ऑफ इंडिविजुअल ऑन अरेस्ट, जो अरेस्ट में जो करते हो
इंडिविजुअल्स की राइट, वो क्लॉज 1 से लेकर 11 तक है, वो उस सभी को हम लोग एक बार देख लें। क्लॉज 1 में कहता है नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड एज सून एज पॉसिबल ऑफ द रीजन ऑफ अरेस्ट एंड शैल हैव द राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय ए लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ देयर चॉइस। क्लॉज 1 क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन, नो पर्सन्स हु इज अरेस्टेड, कोई भी व्यक्ति जिसे क्या अरेस्ट किया गया हो, शैल बी डिटेन्ड, उसे डिटेन नहीं किया जा सकता है विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड, यह सूचना देते हुए, दिए बिना कि एज सुन एज पॉसिबल ऑफ द रीजन ऑफ अरेस्ट, उसको क्यों पकड़े हो, क्यों अरेस्ट किए, इसकी सूचना उस व्यक्ति को देना है। वह आपको हम पकड़ रहे हैं तो क्यों पकड़ रहे हैं। शैल हैव द राइट टू कंसल्ट, और उस व्यक्ति को अधिकार होगा कंसल्ट करने के लिए लीगल जो वकील होंगे उससे, ताकि उनको डिफेंड कर सके कि उनकी जो बातें हैं, जिस बातों के माध्यम से वो बच सके, उसकी जो प्रोटेक्शन की बातें होगी वो डिफेंड करने के लिए उसके लीगल राइट या प्रैक्टिशनर को उसके अपने चॉइस के हिसाब से वो रख सकते हैं। ये क्लॉज फर्स्ट था, इसलिए उसी का में जो है अपराधी जो होते हैं वो अपने बचाव के लिए क्या करते हैं, वकील को रखते हैं। ठीक है। अगला जो है क्लॉज दूसरा जो कहता है द अरेस्ट पर्सन शैल हैव द प्रेजेंटेड बिफोर ए मजिस्ट्रेट, जब किसी व्यक्ति को तुम पकड़ते हो, अरेस्ट करते हो विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट, और अरेस्ट के 24 घंटा के अंदर में जो होता है, पर्सन कैन बी हेल्ड इन कस्टडी बियॉन्ड 24 आवर्स विदाउट द मजिस्ट्रेट्स अथॉरिटी। कहता है नो पर्सन कैन बी होल्ड, कोई भी व्यक्ति अगर पुलिस पकड़ा हुआ है तो 24 घंटे तक ही अपने पास रख सकती है, और 24 घंटे से ज़्यादा है तो उस व्यक्ति को छोड़ देगा। ठीक है, यानी तो 24 घंटे से पहले उसको क्या किया जाएगा, उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के पास जा कर के क्या करेगा, उसको रखा जाएगा, मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाएगा, और वहाँ से इजाज़त लेने के बाद उसको या तो जेल भेजा जाएगा या उसको डिटेंशन पर रखा जाएगा। ठीक है, लेकिन मजिस्ट्रेट के पास 24 घंटा के पहले क्या करना है, प्रस्तुत कर देना, प्रेजेंट कर देना उसको। ये क्लॉज 2 में था। पहला क्लॉज तो देख ही लिया कि कोई भी व्यक्ति जिसको तुम पकड़ते हो, पकड़ने के साथ साथ उस व्यक्ति को क्या कहना, बताना है भाई आपको मैंने जो डिटेंशन किया, जो पकड़ा है वो फलना के चीज़ के लिए मैंने आपको पकड़ा है, उस चीज़ के लिए उनको कह देना होगा, ताकि वो अपने लिए लीगल राइट, लीगल प्रैक्टिशनर जो भी होंगे, वकालत करने वाले लोग हैं, उनको अपने डिफेंड के लिए वो रख सकें। ठीक है, तो इसे क्लॉज तीसरा जो है उस पर हम लोग देखेंगे। कहता नथिंग इन क्लॉज फर्स्ट एंड सेकेंड अप्लाइज टू ए पर्सन अरेस्ट और डिटेंड अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन कवर्ड लेटर। अब कहता नथिंग इन क्लॉज 1 और 2, क्लॉज 1 और 2 में जो बातें कहा गया है कि 24 घंटा के अंदर में आपको मजिस्ट्रेट के पास ले जाना है। ठीक है, क्लॉज सेकेंड में जो किया गया, क्लॉज फर्स्ट में कहा गया कि भाई अगर आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट करते हैं तो उनको बताना होगा कि मैंने अरेस्ट आपको क्यों किया है, उसका रीज़न बताना होगा। ये क्लॉज फर्स्ट था। और क्लॉज सेकेंड क्या था, 24 घंटे के अंदर में मजिस्ट्रेट के सामने उनको क्या करना पड़ेगा, प्रस्तुत करना पड़ेगा, पेश करना पड़ेगा। हाँ, और 24 घंटे में अगर नहीं प्रस्तुत कर सकते हो तो उसे आगे फर्दर जो है पुलिस अपने कस्टडी में नहीं रखता है। अब कभी कभी घटना क्या होती है कि जो पुलिस जब पकड़ती है 24 घंटा से ज़्यादा मान लो रख ले, मजिस्ट्रेट के साथ पुटअप नहीं किया, तो वो जो मेंशन करेगा अपना डायरी कब पकड़ा है, वो टाइम को एक्सटेंड कर देती है। जैसे मान लो 10 बजे रात में पकड़ा, 24 घंटे के अंदर में अगर उसको मजिस्ट्रेट के पास देना हो तो आराम से दे देगा अगले दिन। लेकिन आज अगर मान लो 12 बजे उसको पकड़ा है दिन में, और किसी कारणवश से वो जो है ना आज अगर मजिस्ट्रेट के पास समक्ष में उपस्थापित नहीं कर पाता है, कल किसी तरह से डिले हो गया, 12 बजे से ज़्यादा हो गया मजिस्ट्रेट के पास प्रेजेंट करने से पहले, तो ऐसी परिस्थिति में जो होगी दिक्कतें होगी, क्योंकि नियम तो है 24 घंटा से पहले आपको प्रस्तुत कर देना है। तो ये सब चीज़ें जो है एक बाधाएं उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अब क्लॉज 3 कहता है कि कोई देने जाता है, आए बोलो भाई, थाना में अगर देने जाता है कोई व्यक्ति तो नहीं लेता है, उसके लिए कौन सी धारा,
क्या कर रहे हो, बोलो। भैया बोल रहे हैं क्या, अगर थाना में गए याद नहीं किया तो याचिका दर्ज कराने के लिए कौन सी कार्रवाई होगी? देखो एफआईआर क्या होता है, एफआईआर जो है वह जो है आप अपनी शिकायत को दर्ज करने के लिए थाना में जाते हैं, ठीक है। तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरीज भी जो है कर सकता है थाना प्रभारी, भाई घटना घटी है घटी के झूठा एफआईआर तो उसने दर्ज कर दिया है। तो इसी लेकर के जो है ना थाना प्रभारी चाहता है या थाना के जो लोग रहते हैं मौजूद वो चाहते हैं कि ऐसा न हो कि जो व्यक्ति है बेवजह किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज करके उसको मेलाफाइड इंटेंशन से उसको परेशान तो नहीं कर रहा है। इन सभी चीज़ों को भी देख करके जो है ना प्रिलिमिनरी चाहता है इंक्वायरी करके तब जा करके एफआईआर दर्ज लें, ठीक है। दूसरी बात, अगर मान लो कि कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, रुचि नहीं लिया, तो फिर आप कोर्ट में भी केस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोर्ट में केस नहीं होता है, उसके लिए भी है। और जो सीनियर्स है उसके लिए भी जनरली जो अपराध जो संज्ञान ज़्यादा हाइनस रहता है तो उसमें व्यक्ति नहीं भी एफआईआर दर्ज करने के लिए जाएगा थाना में तो पर भी एफआईआर दर्ज कर लेता है, ठीक है। मान लो कि किसी के घर पर मर्डर हुआ तो ऐसा जरूरी नहीं कि व्यक्ति जाएगा वहाँ पुलिस को कहने के लिए तभी एफआईआर दर्ज होगा। नहीं भी कहेगा 24 घंटा में उस इंसिडेंट का एफआईआर दर्ज कर लेगा कि भाई फलना आदमी को गोली मारा और अज्ञात बदमाशों के द्वारा मार ली गई, जिसकी इंक्वायरी की जाएगी। उसके बाद फिर क्या करता है पुलिस, उस पर इंक्वायरी सेटअप करती है और उसके बाद धीरे धीरे जांच पड़ताल करती है। अगर उसमें अपराधी मिल गया तो ठीक है, नहीं तो वो उसी चीज़ को जो है लास्ट में डायरेक्ट क्लोज करने से पहले लिख देता है कि भाई इसकी जान पहचान मतलब खोजबीन की गई, खोजबीन के बाद इससे संबंधित इस घटना संबंधित कोई जो है क्या कहते हैं साक्ष्य या किसी तरह कोई एविडेंस प्राप्त नहीं हो पाया है, इसलिए इसको जो है ख़त्म किया जा सकता है, क्लोज किया जा सकता है, फिर उसको क्लोज कर दिया जाता है उस केस को, समझे। इतनी आसानी से कोई भी घटना जो होता है ना आसानी से क्लोज नहीं होता, उसमें बहुत ये रहते हैं क्या कहते हो, बहुत सारी बातें आती है जिसके बाद उसको क्लोज किया जाता है। जो पुलिस में लोग होते हैं उनको विशेष रूप से इस चीज़ में पता रहता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो है ना ये फंडामेंटल राइट्स के रूप में इस चीज़ों को देखते हैं, तो उसी के हिसाब से हम लोग इसको पढ़ेंगे डिटेल से। जो है आप जब CRPC IPC इन सभी चीज़ों को जो पढ़ेंगे तो उसमें आपको जो है जो प्रोसीड्यूर्स है उसके बारे में विशेष रूप से आपको मालूम पड़ेगी, ठीक है। तो क्लॉज थर्ड जो कहता है नथिंग इन क्लॉज फर्स्ट एंड सेकेंड्स अप्लाइज टू पर्सन अरेस्टेड और डिटेंशन अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन। कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के रूप में अगर पकड़ाया जाता है तो उसमें क्लॉज 1 और क्लॉज 2 जो है काम नहीं करेगा, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन के रूप में कि ये व्यक्ति अगर मान लो कि किसी तरह का घटना करने वाला है, ठीक है, इसके कारण जो बहुत बड़ा हमला होने वाला है, तो ऐसे परिस्थिति में अगर किसी व्यक्ति को पकड़ा जाएगा तो ये नहीं कहा जाएगा आपको मैंने किस आधार पर पकड़ा, किस चीज़ के लिए पकड़ा। और ये भी नहीं है कि उसको जो है पुलिस के मजिस्ट्रेट के पास जो है हमको 24 घंटा के अंदर में ले जाना, ये भी नहीं है आगे वाला। तो उसके लिए क्लॉज नहीं लगती है। जब हम लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन के रूप में किसी व्यक्ति को क्या करते हैं, पकड़ते हैं, इसका पकड़ने का जो मकसद रहता है ये रहता है कि भाई ताकि जो है ये जो क्राइम्स जो होने वाला है वो हो नहीं, घटना घटे नहीं, उसके तहत हमने किसी को अरेस्ट किया है, समझे। यस। अब क्लॉज 4 देखो क्या है, नो लॉ शेल ऑथराइज प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑफ ए पर्सन फॉर मोर देन 3 months अनलेस एन एडवाइजरी कंसिस्टिंग ऑफ जज अप्रूव्स फर्दर डिटेंशन। कहता है कि अगर मान लो किसी व्यक्ति को पकड़ते हो प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत तो वैसे भी परिस्थिति में जो उस व्यक्ति को 3 महीना तक जो है क्या करेंगे, 3 महीना तक उसको जो है ना डिटेंशन में रख सकते हो, प्रिवेंटिव डिटेंशन के में रख सकते हो। 3 महीना से ज़्यादा नहीं रख सकते हो। 3 महीना से ज़्यादा तभी रखोगे जब एडवाइजरी बोर्ड जो है जिसमें कि कंसिस्ट होंगे जज रहेंगे और वो अप्रूव करेंगे कि फर्दर डिटेंशन भी आवश्यक है इस व्यक्ति को रखना, तो 3 महीना के बाद भी जो उसको कस्टडी में रखा जाएगा, समझे। यस सर। तो ये जो हम लोगों ने क्लॉज जो देखा, क्लॉज 1 से लेकर 11 देखा, उसमें जो है ना हम लोगों ने हाउस अरेस्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत आता है। हाँ भाई आप बाहर निकलिएगा तो फिर इस तरह के जो दंगा फसाद होने के चांस है, इसलिए आप अंदर में रहिए।
तो ये हम लोगों ने 4 देख लिया। अब उसी में जो है ना बी है उसका, कहता है कि द डिटेन्ड पर्सनस मस्ट बी इन्फॉर्म ऑफ द रीजन फॉर डिटेंशन एज पॉसिबल। कहता है कि जो डिटेन्ड पर्सनस है उसको जो है इन्फॉर्म कर देना आवश्यक है कि आप जो है किस चीज़ के लिए उसको पकड़े हैं, जितना जल्द से जल्द हो आप उसको ये बात बता दीजिए। ठीक है, ये कहता है डिटेन पर्सन, जिसको डिटेंड किए हैं उस व्यक्ति को आप उसके डिटेंशन का रीजन जो है एज पॉसिबल एज जो है जल्दी से जल्दी उसको क्या करें, बता दें। एंड अलाउड टू मेक द रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट इट, और उसको जो है इस चीज़ के लिए वो अपना रिप्रेजेंटेशन, अपना पक्ष जो है रख सके, इस चीज़ के लिए भी उसको अलाउड किया जाएगा। यही कहता है कि द डिटेन पर्सन मस्ट बी इन्फॉर्म, उसे इन्फॉर्म करें कि आपको रीजन्स क्या था डिटेंशन का, जल्द से जल्द जो भी संभव हो सके, और उसे अलाउड किया जा सकता है अपना रिप्रेजेंटेटिव रखने के लिए इस डिटेंशन के अगेंस्ट में कि क्यों आप उसने पकड़ा है, अपना पक्ष रखेगा। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है क्लॉज 3 to 7 पर हम लोग बातें करते हैं। ठीक है, जैसे 1 और 2 तो क्लॉज देख ही लिए थे। 1 में क्या है कि भाई आप अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट करते हैं तो एज पॉसिबल एज जल्दी से जल्दी उसको क्या करेंगे, इन्फॉर्म कर दें कि किस रीज़न से आपको हमने अरेस्ट किया है। और दूसरा जो है, और दूसरा में जो है वो क्या है कि जब आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट करते हैं 24 घंटा के अंदर, अरेस्ट करने के बाद जो है 24 घंटा के अंदर में आप जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जो है आप उसको क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे या पेश करेंगे, उसको प्रेजेंट करेंगे उसको। ठीक है, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन क्लॉज 3 to 7 जो है उस पर बातें जो हम लोग करते हैं आगे, वो देखो क्या कहता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन अलाउज द स्टेट टू डिटेन ए पर्सन विदाउट ट्रायल फॉर रीजन रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर और डिफेंस ऑफ द कंट्री। कहता है प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो अलाउ करता है किसी भी स्टेट को, स्टेट मतलब शक्ति, पावर। ठीक है, और यहाँ पर स्टेट के बारे में क्या बताए थे, याद है ही कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, इंडियन पार्लियामेंट, स्टेट असेंबली, ये सब क्या बताए थे, लोकल अथॉरिटी, ये सब स्टेट का डिफिनेशन था। और एनी अथॉरिटी, कोई भी अथॉरिटी हो। तो कहता है प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो अलाउ करता है स्टेट को टू डिटेन ए पर्सन, एक व्यक्ति को क्या करने के लिए, डिटेन करने के लिए, उसको हाँ डिटेन करने के लिए उसको क्या कहते हो, एक तरह से समझो अरेस्ट करना ही समझो, जो हाउस अरेस्ट करो या जो भी अरेस्ट हो। पर्सन विदाउट ट्रायल, उस पर कोई ट्रायल किए बिना। ठीक है, विदाउट ट्रायल फॉर रीजन रिलेटेड टू, उसको कोई ट्रायल फ्लायल किसी की ज़रूरत नहीं है, बस रीजन्स क्या होना चाहिए, भारत की सुरक्षा, पब्लिक ऑर्डर होना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम न हो, और डिफेंस ऑफ द कंट्री, और देश की सुरक्षा। ये 3 बातें अगर है तो इन 3 बातों को मद्देनज़र रखते हुए स्टेट को जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए अलाउ करता है कि बिना आप ट्रायल किए हुए, बिना उसको रीजन बताए हुए आप सीधी सी उसको पकड़ करके अरेस्ट कर लीजिए। अगर मुद्दा हो राष्ट्रीय सुरक्षा की, अगर मुद्दा हो पब्लिक ऑर्डर का, जिसमें कि दंगा फसाद न हो सके, न हो उससे बचाने के लिए, और मुद्दा हो राष्ट्र की सुरक्षा का। अब ग्राउंड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए क्या ग्राउंड है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहला जो ग्राउंड है प्रिवेंटिव डिटेंशन का वो है सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, स्टेट की सुरक्षा। दूसरा है मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर, जो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो उसको मेंटेन करने के लिए। आगे जो बात है वो है प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग और एब्डक्टिंग, अगर वो स्मगलिंग करता हो, कोई एब्डक्टिंग करता हो, तो ऐसे परिस्थिति में भी उसको क्या कर सकते हो, डिटेंशन के लिए रख सकते हो। और मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन, डिटेंशन का जो मैक्सिमम पीरियड है वो कितना है, 3 months है। 3 months इनिशियली अप टू 3 months विदाउट द अप्रूवल ऑफ एन एडवाइजरी बोर्ड, बिना एडवाइजरी बोर्ड के लिए 3 महीना तक उसको क्या कर सकते हो, डिटेंशन पर रख लेते हो। कहता फॉर लॉन्गर डिटेंशन बियॉन्ड 3 months, 3 मंथ से ज़्यादा के लिए अगर डिटेंशन करते हो, द अप्रूवल ऑफ एडवाइजरी बोर्ड, आर्टिकल जो 22 के 5 है वो मैंडेटरी है कि एडवाइजरी बोर्ड से क्या कर लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा, तभी उसको फर्दर डिटेंशन के लिए रख सकते हो 3 महीना के बाद। अब एडवाइजरी बोर्ड क्या होता है, एडवाइजरी बोर्ड कहता है कि कंपोज्ड ऑफ एटलीस्ट 3 जज ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के कम से कम क्या होना चाहिए, 3 जज होना चाहिए। ठीक है, देयर रोल इज टू स्क्रूटनाइज द जस्टिफिकेशन ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड रिकमेंडेड कंटिन्यूएशन और रिलीज। कहता है कि ये रोल होता है उसका स्क्रूटनाइज करना, मतलब छटनी करना उसकी जस्टिफिकेशन का कि आगे उसको रखेंगे कि नहीं रखेंगे, कि उसको रिलीज कर देना होगा।
ठीक है, ये बात है इसमें नीत है। तो इसका जो बोर्ड का एडवाइजरी बोर्ड का जो वर्क होगा, रोल जो होगा, वो वही कहता है कि देयर रोल इज टू स्क्रूटनाइज द जस्टिफिकेशंस ऑफ द प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो है जस्टिफिकेशन करना इसका मेन रोल होगा कि कंटिन्यूस रहने दें या फिर रिलीज कर दें। तो कंटिन्यूशन मतलब निरंतर उसका डिटेंशन चले या फिर रिलीज करे एडवाइजरी बोर्ड ये निर्णय ले ले। अब अगला जो है वो है रिप्रेजेंटेशन एंड रिव्यू, क्लॉज 6 एंड क्लॉज 7। कहता है डिटेनी, जिस व्यक्ति को द डिटेनी हैज द राइट, जो डिटेन किए हुए व्यक्ति उसकी राइट है, मेक ए रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर। तो डिटेंशन ऑर्डर के अगेंस्ट में वो अपना रिप्रेजेंटेशन रख सके, समझे। ये जो है किसको राइट है, जिस व्यक्ति को तुमने डिटेन करके रखा है। तो कहता है द डिटेनी हैज द राइट टू मेक ए रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर। डिटेंशन ऑर्डर के अगेंस्ट में वो अपना पक्ष रखने के लिए, अपना रिप्रेजेंटेशन रखने के लिए उसको अधिकार है, ठीक है, ताकि कोई स्टेट उसके साथ एट्रोसिटीज न कर सके। अगली जो बात है वो ये है द गवर्नमेंट मस्ट इन्फॉर्म द डिटेनी ऑफ द रीजन फॉर डिटेंशन एज पॉसिबल एज। गवर्नमेंट जो है निश्चित रूप से वो क्या करेंगे, जिस व्यक्ति को पकड़े हो, अरेस्ट किए हो, उसको रीजन बताना होगा कि भाई आपको डिटेंशन क्यों किए हैं, एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्द हो सके, संभव हो सके, उसको ये बात बता देना। किसको, जिसको डिटेन करके रखे हो, पकड़ किया गया। द डिटेन्ड पर्सन कैन सबमिट ए रिटन रिप्रेजेंटेशन टू द एडवाइजरी बोर्ड। और जो भी व्यक्ति को पकड़े हो वो अपना लिखित में अपना रिप्रेजेंटेशन जो है, जो एडवाइजरी बोर्ड है उसके समक्ष क्या कर सकता है, रख सकता है। However, हालांकि द ग्राउंड ऑफ द डिटेंशन मे बी विथहेल्ड इफ द डिस्क्लोजर इज कंसीडर्ड प्रेजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट। कहता है कि अगर ये बातें होती है कि जो डिटेंशन का ग्राउंड है उसको डिस्क्लोज करने से अगर पब्लिक के जो इंटरेस्ट है उस पर कोई अगर इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो ऐसी परिस्थिति में इस डिटेंशन के जो ग्राउंड है उसको विथहेल्ड रखा जाएगा, उसको बताया नहीं जाएगा, डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। अगर डिस्क्लोज करते हो तो डिस्क्लोज करने से क्या हो जाएगा, पब्लिक के जो इंटरेस्ट है उस पर प्रभाव पड़ने वाला है, प्रीजुडिशियल होगा। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे, उसको विथहेल्ड करके रखा, बताया नहीं जाएगा, समझे। यस सर। अब इसके जो एक्सेप्शंस है और इसके जो लिमिटेशंस है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। कहता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन डज नॉट वायलेट आर्टिकल 21। जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो कहता है कि आर्टिकल 21 को वायलेट नहीं करता है, जिसमें राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की बात है, ठीक है। आगे कहता है कि ड्यूरिंग एन इमरजेंसी की ड्यूरेशन में आर्टिकल 352, 356 और 360 ये जो है इमरजेंसी का आर्टिकल है। कहता द फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड। जो फंडामेंटल राइट्स है वो सस्पेंड रहते हैं। आर्टिकल 22 डज नॉट प्रोवाइड एब्सोल्यूट सेफगार्ड अगेंस्ट द प्रिवेंटिव डिटेंशन। कहता आर्टिकल जो 22 है वह जो है एब्सोल्यूट जो है सेफगार्ड नहीं देता है किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, अगेंस्ट द प्रिवेंटिव डिटेंशन। जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए जो है, प्रिवेंटिव डिटेंशन समझते ना हो कि ऐसा अरेस्ट करना जिससे कि लगे कि जो है इस व्यक्ति को अरेस्ट करना जरूरी है, किसके लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, उसी को हम लोग कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। बट ट्राइज टू लिमिट इट्स आर्बिट्रीनेस। लेकिन जो है कोशिश होती रही है राष्ट्र की कि जो इसका जो है आर्बिट्रीली जो शिक्षापूर्वक जो है यूज जो है न कर सके स्टेट, इसलिए बीच बीच में जो है इसके लिए लोग जो है क्या करते रहता है,
अपना जो है ग्रीवांसेस जो है कोर्ट में रखते रहता है। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिव्यू करते रहता है, क्या कहते हैं, कोर्ट जो है रिव्यू करते रहता है। वो दवाई नहीं खाना और फिर दवाई थोड़ा बेटा वो तो आयरन की गोली। अब स्पेसिफाइंग मैक्सिमम डिटेंशन पीरियड 3 मंथ्स, इंट्रोड्यूसिंग द एडवाइजरी बोर्ड मैकेनिज्म, ये सभी जो चीज़ दिया गया है एक तरह से जो आर्बिट्रली जो मिसयूज कर सकता है स्टेट, उससे बचाने के लिए इस तरह का कोई जो इंस्ट्रूमेंट है दिए गए हैं देश के नागरिकों को कि भाई इस तरह की चीज़ें हैं आपके लिए, ताकि स्टेट आपके साथ कोई तरह का आर्बिट्री एक्शंस नहीं कर सके। समझे? यस इसीलिए 3 वर्ष का मैक्सिमम स्पेसिफिकेशन किया गया। अगर इससे ज़्यादा एडवाइजरी बोर्ड मैकेनिज्म, ये सभी चीज़ जो है क्या करता है, आर्टिकल 21 की जो स्पिरिट है, जो आत्मा है, उस आत्मा को मजबूती देता है। समझ में आया? बात है कि नहीं समझे? यस सर। तुमको समझ में आया विक्रम भाई? हाँ बुझला हाँ कि 21 में इन्हों बात बताया गया है, इस तरह की चीज़ें बताया गया भाई कि पुलिस अगर किसी व्यक्ति को पकड़े या अरेस्ट करे तो उसके अरेस्ट के लिए जो आर्बिट्ररी जो है, जो स्वेच्छापूर्वक जो किसी के ऊपर अत्याचार कर सकता है, जो पुलिसिया अत्याचार कहते हो, ऐसा अत्याचार जो है न हो। क्योंकि हम लोगों ने जो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन जो लिया है वो ब्रिटिश से लिया है, और ब्रिटिश जो अपने पुलिस को एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज करते थे जिसमें कि सप्रेस कर सके इंडियंस को। ठीक है? तो ऐसी परिस्थिति में हमारे जो पुलिस है उसकी जो बिहेवियर है, उसके जो वर्किंग एक्शंस है, तो उसमें बदलाव आए, उसमें चेंजेज आए, उसको भी चेंजेज लाने के लिए, बदलाव लाने के लिए जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, वो चीज़ उसको क्या करता है, धीरे धीरे जो है पब्लिक या पीपुल फ्रेंडली बनाता है। ठीक है? कौन लिखा? लेकिन भैया पब्लिक के कहने पे तो पुलिस आती भी नहीं है। अरे उसी के लिए तो 112 का प्रावधान कर दिया गया है, ताकि तुरंत पुलिस जो है स्पॉट पर पहुंचे, कि ताकि जो है कोई तरह का अगर इंसिडेंट हो तो वहाँ पर पुलिस पहुंच जाती है। तो चीज़ें ऐसी है कि पहले अपराध करते काहे के लिए हो। अपराधी पहला तो यही चीज़ है कि अपराध होना ही नहीं चाहिए समाज में। ठीक है? पहला तो यही बात है कि अपराध होना नहीं चाहिए, और दूसरी बात है कि अगर अपराध हो गया है तो अपराध होने के बाद जो है 112 पर जब कॉल करते हो तो तुरंत आ ही जाती है पुलिस, जहाँ पर भी ज़रूरत है वो पहुँच ही जाती है। तो चीज़ों में बदलाव आया। पहले तो इस तरह का व्यवस्था भी नहीं था कि तुरंत जो है मतलब फ़ोन करो और गाड़ी पर लगा हुआ तैयार है, रेडी है, वो तुम्हारे सुरक्षा के लिए आ जाए। बहुत सारे जगह ऐसे हैं जो पुलिस के पास लाठी भी नहीं रहता है। राइफल की बात नहीं है, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, अन्य देशों की भी बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर अगर पुलिस हथियार लेके नहीं रहेगा तो पता चलेगा क्रिमिनल जो है ना पुलिस को गोली मार देगा। ठीक है? इंडिया में? हाँ जी, तब कहाँ की बात मैं कर रहा हूँ। तो कहने बहुत सारे विदेश के ऐसे जगह हैं जहाँ पर पुलिस लाठी भी नहीं रखती है। समझ रहे बात? लाठी भी नहीं रखती है पुलिस, केवल वर्दी पहनी रहती है, उसी से वो काम आए। वहाँ की पुलिस आम जनता को रिस्पेक्ट करती है। यहाँ की पुलिस गालियाँ देता है आम जनता को, चोर को कुर्सी पे बिठाता है। यहाँ की जो पुलिस बनी है कहाँ से आया? अमेरिका की पुलिस है, इंग्लैंड। अरे पुलिस यहाँ की जो है हम ही लोगों के समाज के लोग नहीं बने हैं। जी सर। तो वो अपने बिहेवियर को जो हमारे समाज से नहीं सीखा है। समाज जब अपराध एक्चुअली समझो, समाज में जब अपराधी प्रवृत्ति के लोग रहेंगे तो उसका मतलब क्या, अपराध का जो नेचर है समाज में है, इसका मतलब जब समाज में अपराध का नेचर्स है तो उसी नेचर से जो पले बढ़े लोग होंगे तो उससे तुम क्या चाहोगे कि जो है स्विट्जरलैंड जैसे पुलिस की तरफ बिहेवियर करेगी तुम्हारे साथ? रास्ते में जाते हुए पुलिस मार देता है एक चमेटा आम आदमी को, जिसको क्राइम से किसी को लेना देना नहीं है, तक उस सबको मार देता।
अब वही मैं ये कह रहा हूँ वही कि मैं ये बोल रहा हूँ तुमको कि वो जो जाता है थाना तो कुर्सी बैठने देता है उसको। हम खुद देखे हैं थाना में बैठ के। तो ये चूंकि बात ऐसी है कि हमारी जो सोसाइटी की जो मानसिकता है, ये पुलिस का दोष नहीं है, ये हमारे सोसाइटी की जो परसेप्शन है, जो हमारा सोशल बिहेवियर है, इस बिहेवियर का दिक्कत है। अरे पुलिस में भी जैसे आदमी हमारे सोसाइटी का आदमी सेलेक्ट होकर के आएगा, वो अमेरिका से तो आ नहीं रहा है, स्विट्जरलैंड से तो आ नहीं रहा है, कनाडा से तो आ नहीं रहा है, आ कहाँ से रहा है? हमारे ही सोसाइटी से, जिस सोसाइटी में उसने क्राइम देखा है, क्राइम को फेस किया है। समझे बात करें, समझे? हम्म। तो उस जो व्यक्ति जिस सोसाइटी से आएगा, उस सोसाइटी का उस पर प्रभाव तो पहले उसी कहे छे जहनो माय बाप रहे छे ओहनो बच्चा प्रभाव पड़े छे, सुने हो? जी तो वैसे ही कोई व्यक्ति अगर है तो उस व्यक्ति पर सबसे ज्यादा उसका इम्पैक्ट किसका रहता है? सोसाइटी का रहता है, समाज का रहता है उसका। ऐसा माहौल में रह रहे। पहला जो इम्पैक्ट रहता है उसको सोसाइटी से रहता है इम्पैक्ट, जिस सोसाइटी में पला बढ़ा है। जी सर। ऐसा थोड़ा कि वर्दी पहनने से वो पोलाइट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पोलाइटनेस उसके सोसाइटी से जो बिहेवियर है वहाँ से, वर्दी पहनने के बाद उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा, जो प्रशिक्षण दिया जाएगा, उस प्रशिक्षण से उससे पोलाइट होगा। अब तो कोई ऐसा नहीं है कि जो हम लोग पुलिस की जो रिक्रूटिंग करते हैं, हमारी जो सरकार करती है, कि ऐसा नहीं कि जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उसको पुलिस में भर्ती करते हैं, उसको तो भर्ती करते ही नहीं। अगर जान तो इसीलिए तो पुलिस वेरिफिकेशन होता है, उसका हिस्ट्री देखा जाता है कि भाई यह व्यक्ति जो पुलिस में आ रही है या सरकारी सेवा में आ रही है, उसका हिस्ट्री तो ऐसा नहीं है कि वो किसी तरह के अपराध में जो अपराधी के जो हिस्ट्री सीटर तो नहीं रहे हैं, समझे? अगर किसी FIR दर्ज रहता है तो उस FIR दर्ज कांड की संख्या लिखा जाता है कि भाई फलना फलना FIR दर्ज इनके विरुद्ध में है, और उससे जब कभी भी उसको दंड मिलेगा उसका प्रभाव उसके नौकरी पर भी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि जो है ना सिस्टम में आने से पहले उसकी जांच पड़ताल नहीं होती है, जांच पड़ताल हो करके ही उसको रिक्रूट किया जाता है कि अगर वो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं तो उसकी सिस्टम में आएगा, नौकरी में ले लिया जाएगा। इतना आसान नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी चूँकि जो उसके सोशल बिहेवियर्स है, जो उसने सोसाइटी से सीखा है, उसका जो है चीज़ें जो है उसकी जो प्रभाव है वो देखने के लिए उसके सेवा में आने के बाद भी मिलता है। इस तरह की चीज़ें समझ में बताएं। यस। अब देखो इम्पोर्टेंट जुडिशियल इंटरप्रिटेशन को देखो, और मैंने एक बात और भी बताया तुम लोगों को, जो थ्योरेटिकल पॉलिटिकल साइंस होते हैं और जो प्रैक्टिकल पॉलिटिकल साइंस होते हैं, दोनों में डिफरेंसेस है, ठीक है? दोनों एज इट इज सेम नहीं है। समझ रहे बात? नहीं समझ रहे हो? यस सर। हाँ, चलो आगे देखो। अब AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ये 1950 में ये केस होती है, उसमें क्या डिसीजन होता है उसको देखो। कहता है इनिशियली जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वाज अपहेल्ड एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज आर्टिकल 22 इज ए स्पेशल प्रोविजन। मैं बोला कहता है कि प्रारंभिक दौर में जो था प्रिवेंटिव डिटेंशन जो था वह जो है एक तरह के संवैधानिक चीज़ों पर हो गया था, इसलिए क्योंकि आर्टिकल जो 22 है वो स्पेशल प्रोविज़न देता है भाई डिटेंशन कैसे कीजिए किसी व्यक्ति को। क्योंकि आज़ादी से पहले जो हमारे पास सरकारें थी वो वैसी सरकारें थी जो कि इंग्लैंड से चालित होती थी, और हम लोग जो है एक कॉलोनी के रूप में ऑपरेट होते थे, और वो जो शासन था वो ताकत के बल पर शासन था, वो पुलिसिया शासन था, वो अंग्रेजी पुलिसिया का शासन था। समझे ना? समझे? तो इसलिए भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसमें इस बात पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया कि जो पब्लिक का जो इंटरेस्ट है, जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स है, वो अपहेल्ड रहे, उसका वायलेशन कम से कम हो, इन बातों पर ध्यान दी गई। समझे बात नहीं समझे? यस सर। तो इसी लेकर के हमारे फंडामेंटल राइट्स को इस तरह से बनाया गया ताकि जो है आम नागरिक के साथ स्टेट जो है एट्रोसिटीज न कर सके। क्योंकि इससे पहले जब गुलाम राष्ट्र में जब थे हम, तो वहाँ पर खाली एट्रोसिटीज की बात होती थी। समझ में आ रही हो? जी अंकल। यस सर। ठीक। तो जो इनिशियली प्रारंभिक हो गया, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन जो था वॉज अपहेल्ड एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल, ये एक तरह से संवैधानिक बात आ गई कि भाई ये जो है अगर इस तरह की चीज़ें करते हैं तो एक कॉन्स्टिट्यूशन 22 में जो स्पेशल प्रोविजंस दिया गया है उस प्रोविजंस के वायलेशंस में बातें आ रही है। तो चीज़ें धीरे धीरे क्या होने लगा, बदलने लगा।
समझे बात में? समझे कोर्ट केसेस होने लगा, अलग अलग बातें होने लगी। अगला जो चीज़ है वो है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। द सुप्रीम कोर्ट एक्सपेंडेड द इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21 upholding that procedures established by the law must be fair, just and reasonable। समझे कि जो आर्टिकल 21 के तहत बताया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट है 21 में जो राइट टू लाइफ है और पर्सनल लिबर्टी है, उस चीज़ को जो है क्या किया गया, उसको और एक्सटेंशन कर दिया गया, उसके रिप्रेजेंटेशन को कोर्ट के द्वारा इंटरप्रिटेशन जब किया गया उसको और विस्तृत किया गया, जिसमें बताया गया कि जो प्रोसीड्यूर्स जो फॉलो करते हैं लॉ के द्वारा, खाली फॉलो करना पर्याप्त नहीं है, कि फॉलो करना इस्टेब्लिश करने के लिए यह पर्याप्त नहीं है कि सभी प्रक्रियाओं को अपनाया गया है। यह भी होना चाहिए कि जो प्रोसीड्यूर्स इस्टेब्लिश बाय लॉ है वह फेयर होना चाहिए और जस्ट होना चाहिए, न्यायिक होना चाहिए और रीजनेबल होना चाहिए। दस इवन प्रिवेंटिव डिटेंशन मस्ट बी मीट ड्यू प्रोसेस स्टैंडर्ड, जिसके कारण जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन के जो मानक है उस मानक को जो है क्या करके मैंने जो उसके स्तर था उस स्तर को बनाए रखा गया और बेहतर बनाने की कोशिश की गई। ठीक है, ऐसा नहीं प्रिवेंटिव डिटेंशन में लोगों को जो है मार मार करके जो है ना उसका भोटी और माथा फोड़ करके एक शीशा कर दिया, सो वाला बात नहीं है। ठीक है, वो देखता है कि स्टेट के लिए जो थ्रेट है, अगर थ्रेट कम हो गया तो फिर उसको रिलीज कर देता है, छोड़ देता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है उसमें जो मानक प्रोसेस है उस मानक प्रोसेस को जो है निश्चित रूप से फुलफिल करते हुए इस तरह के चीज़ों को हमारे देश में प्रैक्टिस किया जाता है या उसका यूज किया जाता है उस तरह के इंस्ट्रूमेंट का। समझ में आया बात? है समझ में आया? यस सर। चलो अब सिग्निफिकेंस ऑफ देखो आर्टिकल 22 का देखो, कहता बैलेंस द इंडिविजुअल्स फंडामेंटल राइट्स एंड द स्टेट ड्यूटी टू मेंटेन द पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर एंड नेशनल सिक्योरिटी। अब ये आर्टिकल 22 जो है वह एक तरह से जो बैलेंस करती है इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स में, साथ ही साथ जो स्टेट की जो ड्यूटी है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना और राष्ट्र की जो सुरक्षा है उसको बनाए रखना, उसके बीच में जो है बैलेंस करती है आर्टिकल 22। ठीक है, समझ में आया बात? क्या समझ में आया? यस सर। तुम समझी अदिति? जी अंकल। ठीक, वेरी गुड। तोरा समझ में लो बहन सुजाता? हाँ भाई। तो ये चीज़ें जो जैसे आर्टिकल 21 जो है वो क्या है, वो एक तरह से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आर्टिकल, कि जिसमें कि आपको राइट टू लाइफ है और आपको जो है जो पर्सनल लिबर्टी है वो चीज़ें हैं आपके लिए। और आर्टिकल 22 जो है उन चीज़ों को क्या करता है, मैंने एक संरक्षण प्रदान करता है कि अगर किसी व्यक्ति को आप क्या करते हैं, पकड़ते हैं, डिटेंशन करते हैं, अरेस्ट करते हैं, तो वैसे परिस्थिति में क्या क्या प्रोविजंस है उसके भी राइट्स की वहाँ पर ख्याल किया जाता है। यही कारण है कि हमारे देश में जो है कि अपराधी जो है उसको सज़ा दिलाने में बहुत मशक्क़त करना पड़ता है और जो व्यक्ति विक्टिम्स होते हैं उसको न्याय मिलने में बहुत डिले हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए कहता है, बहुत सारे लोगों का कमेंट है इस बात पर कि इस देश की जो सबसे पावरफुल फैमिली है वह फैमिली जो है नेहरू जी की परिवार है, जिसमें कि इंदिरा गांधी जी भी आती हैं, राजीव गांधी जी भी आते हैं, राहुल गांधी जी भी आते हैं और प्रियंका वाड्रा जी भी इसमें आती है इस परिवार में। इसलिए कि इस परिवार के जो है 3 जो है मेंबर तो भारत के क्या बने हैं, प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री, जिसमें कि नेहरू जी हैं, उसके बाद इंदिरा इंदिरा गांधी है, उसके बाद फिर राजीव गांधी गांधी और अपोजिशन ऑफ लीडर जो है वो भी जो है राहुल गांधी बन गए हैं। मतलब वो भी बहुत बड़ा पावरफुल पोस्ट होता है अभी के दौर में। और एक प्रधानमंत्री की हत्या होती है और उनको भी जो न्याय मिला था उसमें भी बहुत बड़ा डिले हो गया था। तो यही बताया गया कि भाई कि जो प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति के परिवार वाले के लोगों को न्याय में डिले हो सकता है, तो अन्य लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये चीज़ें आती है। और जुडिशरी भी कई बार बोली है या इस बात पर रोई है जुडिशरी भी कि हमारे जो स्ट्रेंथ है वह जो है जितना आवश्यक है उतना नहीं है, जिसके कारण जो है टाइम पर जो है हम जजमेंट नहीं दे पाते हैं, डिले हो जाता है। तो कहता है कि डिले जस्टिस जो है वो डिनाई जस्टिस करता है। ये चीज़ें भी बातें हैं। तो बहुत सारे चीज़ें हैं कि आपके पास अगर रिसोर्सेज बेहतर हो, बेहतर मैनेजमेंट हो, बेहतर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स हो, तो क्राइम्स भी कम होगा। और साथ साथ में जो है अगर क्राइम्स हो भी गया है तो उससे जुड़े हुए जो कल्प्रिट होंगे उन कल्प्रिट को भी जो है टाइमली अगर सज़ा मिल जाता है तो इससे क्या होगा, आने वाले कल में जो और क्राइम होंगे वो क्राइम के रेट जो है घटेंगे। और बहुत सारे जो है सोशल अवेयरनेस भी समाज में लोगों के बीच में आई है, और उसके कारण इतनी बढ़ती हुई आबादी के बावजूद भी लोगों में जो क्राइम का जो रफ्तार है वो बढ़ने की जगह घटा है। समझ रहे बात नहीं समझ रहे हो? यस सर। क्योंकि लोगों के अंदर में जो है पहले जैसे क्राइम बहुत होता था और उस क्राइम की लोग शिकायत नहीं कर पाते थे, लेकिन दिन प्रतिदिन जो इंस्ट्रूमेंट जो बढ़ रहा है, जिसमें कि सीसीटीवी कैमरा हो गया, उसके बाद मोबाइल फ़ोन हो गया, उसके बाद जो है पुलिस का जो अवेयरनेस है या पुलिसिंग जो पेट्रोलिंग जो सिस्टम्स है, अच्छी अच्छी जो सड़कें हैं, ठीक है, ये और सिक्योरिटी फोर्सेस का ज़्यादा डिप्लॉयमेंट्स है, तो इन सभी चीज़ों को होने से जो क्राइम का रेट्स है वो घटा है। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे चीज़ है जिससे कि प्रिवेंटिव तौर पर जो है स्टेट जो है एक्सरसाइज करती है अपने पावर को, जिससे कि लोगों के यहाँ किसी प्रकार की अनहोनी घटना जो होने वाली है उस घटना से भी बचाव करती है। मैंने पटना में देखा था, जब हम स्टूडेंट लाइफ में पढ़ते थे, तो पटना की जो पुलिस है वो घर घर पूछने के लिए आती थी महिलाओं से, बच्चों से, किसी तरह के कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी तरह की कोई समस्याएं तो नहीं है। समझ रहे बात नहीं समझ रहे हो? यस सर। तो ऐसे चीज़ों मैंने हमें राजधानी में देखा था। अभी क्या है, अभी तो मैं वहाँ रह नहीं रहा हूँ, लेकिन इस तरह के चीज़ों को मैंने लोगों से देखा था कि क्वार्टर में जब रहते थे तो पूछने के लिए लोग आते थे जो पुलिस से जुड़े हुए थे, और बंदूक राइफल लेके नहीं आते थे, सामान्य वर्दी में आते थे और पूछते थे महिलाओं से भी, बच्चों से भी, बूढ़ों से भी कि आपको किसी तरह की कोई परेशानी, कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, एफआईआर दर्ज करने की बात तो दूर, आपके घर तक पूछने के लिए क्या कोई परेशानी है तो बताइए। एफआईआर दर्ज करना ही केवल सोल्यूशन नहीं है किसी भी चीज़ का, बल्कि एफआईआर दर्ज करने से क्राइम की जो रफ्तार है, जो चीज़ें हैं वो बढ़ता है। एफआईआर दर्ज करने की नौबत ही न आए उससे पहले ही क्राइम को रोक लिया जाए, क्राइम घटे ही नहीं। क्राइम होगा तभी ना एफआईआर दर्ज होगा। अगर क्राइम होने ही नहीं देते एफआईआर दर्ज करने की क्या जरूरत है? यस सर। अगर चौक चौराहे पर पुलिस पेट्रोलिंग करते रहेगा तो काहे चेन स्नैचिंग होगा और महिलाओं का एक्सटॉर्शंस होगा। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है अवेयरनेस अगर हमारी बढ़ जाती है, हमारी पेट्रोलिंग ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में जो अपराध होने वाला है वो अपराधी जो है समझेंगे तुरंत हम पकड़ा जाएंगे और हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में अपराधी भी अपराध करने से क्या होंगे, डरेगा, अपराध करने की कोशिश नहीं करेगा। ठीक है, और तुम लोगों को मैंने बताया भी था कि कोई व्यक्ति अगर कोई अपराध करता है, ये मत समझना कि वो अपराध जो है वह व्यक्ति जो है किसके लिए कर रहा है, उस व्यक्ति के लिए कर रहा है जिस व्यक्ति जो व्यक्ति विक्टिम है उसके अगेंस्ट में हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। मैंने बताया था कि अपराध का तात्पर्य है कि अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो इसका तात्पर्य वो अपराध स्टेट के अगेंस्ट में है, समझे, सोसाइटी के अगेंस्ट में है।
तो यही है मेनका गांधी। ये मेनका गांधी जी के बारे में तुम लोग जानते ही होगे। ये जो है संजय गांधी की जो है पत्नी है मेनका गांधी जी, ठीक है। तो ये भी जो है ना ह्यूमन राइट पर काम करती है, अन्य जीवों पर भी काम करती है, उनके राइट्स पर भी वर्क इन्होंने किया है। अब एक्ट एज ए सेफ गार्ड अगेंस्ट द आर्बिट्री एंड ऑपरेसिव यूज ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो है ये ऑपरेसिव यूज नहीं हो सके, ठीक है, और स्वेच्छापूर्वक जो है इसका यूज न कर सके स्टेट, तो इसको ये सेफ गार्ड करती है। तो एक्ट एज ए सेफ गार्ड करती है अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी, आर्बिट्री मतलब स्वेच्छापूर्वक जिसको कहते हो, और ऑपरेसिव किसी को दबाने के लिए, ऑपरेसिव मतलब क्या हो गया, दबाने के लिए। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का मिसयूज न हो तो उसके लिए भी ये सेफ गार्ड करती है, समझे। यस अब इंट्रोड्यूस ए क्वासी जुडिशियल चेक। जो एडवाइजरी बोर्ड जो है वह क्या है, क्वासी जुडिशियल चेक है टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो है मिसयूज ना हो, उसके लिए ये जो है क्वासी जुडिशियल जो है चेक एंड बैलेंस की बात हो रही है। अब इसका क्रिटिसिज्म भी है। आर्टिकल 22 का क्या क्रिटिसिज्म है कि आर्टिकल 22 कहता है आर्ग्यू दैट प्रिवेंटिव डिटेंशन कैन बी यूज्ड फॉर पॉलिटिकल पर्पस, कि जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो है राजनीतिक उद्देश्य से भी जो है प्रयोग किया जा रहा है, कि जो अपोजिट व्यक्ति है उसको ऑपरेस करने के लिए भी इसका मिसयूज किया जाता है पॉलिटिकल पर्पस से, समझे। तो ये बातें होगी, इसका इसको लेकर के क्रिटिसिज्म भी होती है। अगला जो बात है कि द प्रोविजन इज समटाइम्स सीन एज ए वायलेटिंग डेमोक्रेटिक नॉर्म सिंस इट इज अलाउड द डिटेंशन विदाउट ट्रायल। कहता है कि ये जो प्रोविजंस है ये वायलेट करता है जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स है उसको भी, क्योंकि ये जो है अलाउ करता है बिना ट्राई का किसी व्यक्ति को डिटेंशन पर रखने का, ठीक है। द पावर गिवन टू द गवर्नमेंट इज वाइड, गवर्नमेंट को इसमें बहुत ज़्यादा विस्तृत पावर है। एंड द डिटेनीज एबिलिटी टू चैलेंज डिटेंशन इज लिमिटेड, और डिटेन जिसको पकड़ा गया है उसको चैलेंज करने की जो एबिलिटी है, जो क्षमता है, वह जो है लिमिटेड है डिटेंशन के अगेंस्ट। अब इसका कंक्लूजन देखो, कहता आर्टिकल 22 इज कंप्रोमाइज बिटवीन इंडिविजुअल लिबर्टी एंड स्टेट सिक्योरिटी। ये जो 22 है वो कंप्रोमाइज़ है, समझौता है एक तरह से इंडिविजुअल राइट्स का, लिबर्टी का, साथ ही साथ जो है स्टेट के लिए जो सिक्योरिटी है, स्टेट का जो लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए जो प्रॉब्लम्स होती है उसके लिए जो भी मोटो है, जो भी उसके लिए इंस्ट्रूमेंट है यूज करते हैं, उन दोनों के बीच में एक तरह से समझो क्या करता है, कंप्रोमाइज उत्पन्न करता है। इट लेज डाउन द प्रोसीड्यूर फॉर अरेस्ट, ये जो है अरेस्ट के प्रोसीड्यूर्स को, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ चार्जेज, और उस व्यक्ति को जिसको तुम पकड़ रहे हो, किस चार्ज में पकड़ रहे हो उसको इन्फॉर्म करने की बात है। राइट टू कंसल्ट ए लॉयर, और उस व्यक्ति को अपने लॉयर जो वकील जानकार है कानून के, उनको कंसल्ट करने का राइट्स है। एंड स्पेशली द इम्पोर्टेंट प्रिवेंटिव डिटेंशन मैकेनिज्म्स, और जब डिटेंशन की बात है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो महत्वपूर्ण प्रोसीड्यूर्स है वो मैकेनिज्म डेवलप हो चुका है। एडवाइजरी 3 महीना के बाद अगर रखते हो तो उसके लिए एडवाइजरी बोर्ड है, उससे परमिशन लेना, ये सभी चीज़ें हैं। ओवर टाइम जुडिशियल इंटरप्रिटेशन हैव बीन एम्फसाइज द प्रोटेक्शन, और समय टू समय जब बदलते रहता है तो जो जुडिशियल जो मैंने क्या कहते हो जो इंटरप्रिटेशंस है, जो उसकी व्याख्या है, वो एम्फसाइज करता, बल देता है कि किसी भी व्यक्ति की जो है लिबर्टी का, खासकर आर्टिकल 21 में जो दिया गया राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, उस पर जो है प्रोटेक्शन और संरक्षण की बात है इसमें होती है। अब आर्टिकल 21 में जो दिया गया, स्पेशली थ्रू द लेंस ऑफ द आर्टिकल 21 के नज़र से जो फंडामेंटल राइट्स को देखते हो उसके लिए, मेकिंग द एप्लीकेशन ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन मोर बैलेंस्ड, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो उसको बैलेंस करता है आर्टिकल 21 में जो आपको राइट्स दिया गया है उसको, ठीक है। यही सब चीज़ें हैं, ख़त्म हो गया आर्टिकल 22। तो ये बात समझ में आ गया कि आर्टिकल 22 में क्या है। एक तरह से समझ लो अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट करता है तो अरेस्ट करने के बाद क्या करना है स्टेट को, उसके बारे में बातें हैं, ठीक है। 21 में आपका राइट्स है और 22 में जो है वो राइट्स है क्या करने के लिए, प्रिवेंटिव राइट्स है, आपके बचाव के लिए राइट्स है कि अगर कोई अरेस्ट कर लिया स्टेट तो उसके अगेंस्ट में आप क्या क्या कर सकते हैं स्टेट के अगेंस्ट, उस परिस्थिति में आपको राइट्स क्या कहते हैं। तो आज हम लोग जो है